हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आप लोग देख रहे होंगे, थंबनेल में ही दिख रहा होगा, यह एससीईआरटी की किताबें हैं। समग्र शिक्षा अभियान बिहार सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। यानी कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों का अपना अपना संशोधन करके बुक्स निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एससीईआरटी की बात कर रहे हैं। एससीईआरटी क्यों? क्योंकि बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए 6 क्लास से लेकर के 10th या 10+1 और 2 तक पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे विगत 0.1, 0.2, 0.3 री एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा कि जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं और प्रश्न बनते हैं, अगर कोई भी विद्यार्थी एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन अगर किया है तो वह आराम से स्कोर प्राप्त कर लेता है। एससीईआरटी की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एनसीईआरटी से भी बिल्कुल कमतर नहीं है। कहीं कहीं कोई ऐसा मैटर है जो एनसीईआरटी से बेहतर हमें दिखाई देता है। अगर हम लोग एससीईआरटी का सही तरीके से अध्ययन कर लें तो बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए जो डिमांड करता है, 4.0 जो डिमांड करेगा, बीपीएससी जो प्रश्न बनाएगी वो आधार यही किताब से ही रखता है। क्योंकि आप देखे होंगे एक समय में अतुल प्रसाद अध्यक्ष थे, बीपीएससी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने ये बात कहा था कि बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए एक बार ज़रूर एससीईआरटी की किताबें या एनसीईआरटी की किताबें ज़रूर पढ़ के आइएगा। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की जो किताबें होती है वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी आपको मतलब इसका जानकारी हो जाता है। और साथ ही साथ रहा सवाल जीएस का, तो जीएस के लिए सबसे बेहतर और सटीक किताबें मानी जाती है एनसीईआरटी और एससीईआरटी। तो हम लोग अभी 6ठा क्लास का एससीईआरटी पढ़ेंगे। समग्र शिक्षा अभियान की ये किताबें हैं, समग्र शिक्षा अभियान की ये किताबें हैं। और 6ठा क्लास का यह अतीत से वर्तमान तक भाग 1 हम लोग यहाँ पे करेंगे। बीपीएससी शिक्षक के लिए हमें जहाँ तक लगता है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अभी घर पे बैठिए या रूम पे बैठिए, जहाँ कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पे दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम सेल्फ स्टडी पे दे सकते हैं, वही आपके लिए बेस्ट है। अगर माहौल आपके घर में ही अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पटना आइए। पटना आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइम बेकार में चला जाएगा और कोचिंग के चक्कर लगाते लगाते फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पर ही दीजिए। विद्यार्थी जो भी विद्यार्थी हो, अगर सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस अगर करता है तो रिज़ल्ट उसी का आएगा। सेल्फ स्टडी पे सटीक किताबों का अध्ययन करना ज़रूरी है। जैसे एससीईआरटी किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, कुछ सटीक किताबें हो जाएगी। जैसे टेक्स्ट बुक में कुछ सटीक जो मटेरियल किताबें हैं उसे पढ़िए, और उसके बाद आप विगत वर्षों में बीपीएससी के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका एक बार ज़रूर प्रश्नों का मूल्यांकन करिए, प्रश्नों को बनाइए। फिर आपको ये खुद पता चलेगा कि प्रश्न 1, 2, 3 जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी विश्लेषण करिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बनाए जाते हैं। सारे के सारे प्रश्न, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम हो और चाहे बीपीएससी शिक्षक का एग्ज़ाम हो, क्यों बिना मतलब के 10 किताबें पढ़ना, 10 मटेरियल पढ़ना कोई फ़ायदा नहीं होता। सटीक किताबें पढ़िए, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, ज़्यादा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इतना याद रखिए कि कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपके हाथों से एक भविष्य का निर्माण होगा, तो ज़रूरी है कि आप खुद पहले सारा का सारा टाइम अपने निर्माण में लगाइए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यह 6 क्लास का एससीईआरटी समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं और यहीं से हम लोग करेंगे अतीत से वर्तमान तक। ये पहला इसका वॉल्यूम हो जाता है, यह पहला वॉल्यूम हो जाता है। यहाँ पे पहला वॉल्यूम है, पहला वॉल्यूम में हम लोग यहाँ पे करते हैं
ये छठी क्लास की SCERT की किताबें हो जाती है। छठा क्लास का थोड़ा सा और छोटा इसका पॉइंट किया जाए, है ना। चलिए, छठा क्लास का NCERT का किताब हो जाता है। अतीत से वर्तमान तक किताब का ही नाम है ना। छठा क्लास का अतीत से वर्तमान तक फर्स्ट वॉल्यूम है छठा क्लास का। अगर आपके पास है तो ज़रूर उसको एक बार पढ़िएगा। एक बार नहीं, 2 या 3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है 4.0 का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाए। नोटिफिकेशन इस महीना में मेरे ख्याल से आना चाहिए। अगर देर कर दिया तो एग्ज़ाम 1-2 महीना बाद ही होगा, लेकिन एग्ज़ाम निश्चित तौर पे 4.0 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अतीत से वर्तमान तक, जिसमें पहला अध्याय में जब हम लोगों ने पढ़ा तो पता चला कि इसमें से कोई भी ऐसा मतलब पॉइंट नहीं बना एग्ज़ाम के व्यू से। लेकिन दूसरा पॉइंट में आप देखते हैं, दूसरा जो अध्याय है, क्या, कब और कैसे, तो यहाँ से प्रश्न बनते भी हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, कहता है इतिहास के बारे में। यह छठी क्लास का ही है, तो छठी क्लास के विद्यार्थियों को क्या पढ़ना है। जिस तरीके से छठी क्लास की बात है, तो छठी क्लास की एक लेवल को ही देख करके मतलब ये मटेरियल बनाया गया है। लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। तो देखिए, इतिहास को यहाँ पे 3 भागों में बांट करके दिखाया गया है। इतिहास को यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा, और मध्यकालीन भारत का इतिहास हो जाएगा। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास हो जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास को यहाँ पर भी, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास अगर हम लोग देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है, जिस सोर्स का सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक योगदान है, वह पुरातात्विक साक्ष्यों का हो जाता है। यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत जो है, इसका सबसे ज़्यादा भूमिका है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन के आधार पर ही प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया। हम लोग अभी प्राचीन भारत का ही इतिहास देखेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग भी यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड करके एक बार देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वो हो जाएगा इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है ना, सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल हो जाता है। सबसे पहला जो हो जाएगा, सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल हो जाता है यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद है दूसरा जो बिंदु हो जाएगा, वो दूसरा बिंदु हो जाएगा आध ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक काल हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो बिंदु है हमारा, तीसरा जो बिंदु है यहाँ पे, तीसरा बिंदु वो हो जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल कहते हैं इसको। तीसरा हो जाएगा बिंदु ऐतिहासिक काल। यानी कि हम लोगों ने इतिहास को यहाँ पे, प्राचीन भारत के इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में डिवाइड किया। एक प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, और दूसरा जो है वह आधि ऐतिहासिक काल हो जाएगा, और तीसरा जो है वह ऐतिहासिक काल हो जाता है। यहाँ प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ये समझिए, हम लोग प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं, पाषाण काल। और आपको पता ही होगा पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है। यानी कि यहाँ पे पत्थर की प्रधानता सर्वाधिक ही, लोगों का जीवन जो है पत्थर से ही संचालित होता था। जैसे वैदिक काल में आप पढ़ते होंगे तो गाय ही सब कुछ था, उनके जीवन का आधार था। उसी तरीके से पाषाण काल के लोगों का जीवन का आधार पत्थर ही था। पत्थर के साथ रहना, पत्थर के साथ सोना, पत्थर के साथ मतलब हथियार का इस्तेमाल करना। इसीलिए प्राचीन भारत के इतिहास में जब पाषाण काल को लिखा गया तो वहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं, कोई लिपि भी नहीं मिला।
कोई लिपि नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, ना आविष्कार हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे मानव के द्वारा जिस पत्थर का उपयोग किया गया, उसी उपयोग किए गए पत्थरों के अध्ययन के आधार पर ही इस इतिहास को लिखा गया। इस इतिहास को लिखा गया किसको? यही इतिहास प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को, है ना। यहाँ पे लिपि का अभाव है, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो है, यहाँ पे लिपि मिलता ही नहीं है, यहाँ लिपि का भी अभाव है, लेखन कला का अभाव हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, इसी प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम लोग जब अगला क्लास में पढ़ेंगे, 7वीं क्लास में, ये 6ठा क्लास में एक छोटा सा परिचय दिया है। हम परिचय पे ही बात कर रहे हैं, इतना नहीं दिया था, थोड़ा सा दिया है, लेकिन हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि चीज़ें अगले क्लास में ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पे पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के देख सकते हैं, है ना। इसको पहले मिटाया जा, 3 भागों में बांट के हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं, पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट के देखेंगे। पाषाण काल को सबसे पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल। सबसे पहला हो जाता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो बिंदु है, दूसरा बिंदु मध्य पाषाण काल हो जाएगा, दूसरा मध्य पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा। और तीसरा जो बिंदु है हमारा, तीसरा हो जाएगा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल हो जाएगा। ये तीसरा नव पाषाण काल हो जाता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा और नव पाषाण काल हो जाता है। यहाँ पे जीवन, जैसे पाषाण काल की अगर बात हम की है तो अंडमान निकोबार द्वीप में कुछ जनजाति निवास करती है, जैसे कोरवे, शैम्पेन, इस तरीके से 2-4 जोरवे जनजाति, इस तरीके से है, 2-4 जनजाति वहाँ पे है। उनका जीवन जीने का जो सलीका है, जो अंदाज है, जो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनका कहीं ना कहीं संबंध इस पाषाण काल किसके साथ रहा है। आज भी वो लोग पत्थर के कंदराओं में, पेड़ों पे रहते हैं। आज भी कंदमूल जानवरों का शिकार करके वो भोजन करते हैं। तो ज़िंदगी का ये पाषाण काल का थोड़ा सा झलक हमारे ही भारत में अंडमान निकोबार द्वीप जो प्रतिबंधित एरिया है, भारत सरकार के द्वारा उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत के लोग ही उस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में नहीं जा सकते, भारत के लोग ही उनके क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो वो जो जीवन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारा का सारा जीवन बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई देगा। ये प्रागैतिहासिक काल का, पाषाण काल का, वहाँ पे ऐसा जीवन दिखाई देता है। हालांकि पहली बार 2024 में जब लोकसभा का आम चुनाव जब हो रहा था, तो पहली बार वहाँ के एक जनजातियों का, मतलब वो लोग 7 ही मात्र थे और 7 लोगों ने ही वोट दिया है। इतना मतलब वो लोग पिछड़े हुए हैं, मतलब मुख्य धारा में आते आते उनको कितने वर्ष अभी लगेंगे। भारत में ऐसी जनजातियां हैं, ऐसे अभी भी हमारा समाज है जो मुख्य धारा से बहुत दूर है, बहुत पीछे है। सामाजिक स्तर हो, राजनीतिक हो, धार्मिक सांस्कृतिक हो, अर्थव्यवस्था, हर चीज़ से वो पिछड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो जो हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप की बात जो कर रहे थे, जिन जनजातियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उन जनजातियों का झलक हम लोग प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल के जो जीवन है, जो लोग उसमें जिया करते थे, थोड़ा सा हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। ये हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, द्वितीय हमारा हो जाएगा, द्वितीय हो जाता है आधे ऐतिहासिक। दूसरा जो बिंदु है, पहला प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने देखा, दूसरा हो जाता है आधे ऐतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल, दूसरा हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, आधे ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और लिपि भी मिला। यानी कि यहाँ पर आधे ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक
पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है और यहाँ पे लिपि भी मिला, यहाँ पे लिपि भी मिला है, लेकिन परंतु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं जा सका है, मतलब यह अपठनीय है, पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को काशीयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये उदाहरण हो जाता है आदि ऐतिहासिक काल का, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक साक्ष्य बहुत सारा मिला। पुरातात्विक साक्ष्य की मौजूदगी तो है, यहाँ तक कि लिपि की भी मौजूदगी है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वहाँ का जो लिपि है अपठनीय है, और यही वजह है कि उस काल को हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग यहाँ पे देखें, पूछा जा सकता है, पूछा गया है एग्ज़ाम में। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से हमेशा बीपीएससी में प्रश्न रहता है। हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कहते हैं, इसे काशीयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। काशा, पूरी दुनिया को काशा का ज्ञान देने वाला हड़प्पा सभ्यता ही है। काशा बनता है, काशा बनता है तांबा और टीन को गला करके, तांबा और टीन को गला करके काशा बनाया जाता है। ये काशा बनाने की कला हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही प्राप्त था, जो पूरी दुनिया को पहला काशा बनाने का ज्ञान दिया। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तकनीकी का अच्छा ज्ञान था, और यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता, अगर हम पूरी दुनिया में, पूरे संसार में अगर सारी सभ्यताओं का मूल्यांकन करें तो हमको ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता उन सारे सभ्यता और संस्कृतियों से उन्नत थी। हड़प्पा सभ्यता की जब विशेषता पढ़ेंगे, और मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बहुत सारे ऐसी सभ्यता और संस्कृति है, जब उससे आप तुलना करेंगे तब आपको लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सबसे विकसित अवस्था में थी। और यही वजह है कि मेंस में भी प्रश्न पूछता है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न बहुत सारे, जो जितने भी साइट हैं, जितने भी स्थल है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए कभी कभी यूपीएससी और बीपीएससी में जो प्रश्न बनाया जाता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा, किसी भी दुनिया में किसी भी संस्कृतियों का पतन नहीं होता, संस्कृति का पतन नहीं है। हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता और संस्कृति दोनों में फ़र्क होता है, दोनों में अंतर होता है। इसलिए देखिएगा, जब भी प्रश्न आपको मिलेगा तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का वर्णन करें, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है इसका उल्लेख करें। पतन सभ्यता का, संस्कृति का नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाता है, यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। फादर ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में आपको भी पता होगा। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री जो है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। पूछा जाता है अक्सर, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है, मतलब इतिहास के पिता कहें या इतिहास के जनक कहें, बात बराबर है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आते हैं, तीसरा जो हमारा बिंदु हो जाएगा, वो तीसरा बिंदु है ऐतिहासिक काल। तीसरा बिंदु हो जाता है यहाँ पे ऐतिहासिक काल हो जाएगा। क्या हो जाता है? ऐतिहासिक काल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी है, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होता है, और यहाँ पे लिपि भी मिलता है, साहित्य भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे लिपि और साहित्य जो है वह पढ़ा गया है ना, वो पढ़ा गया है। किसमें? ऐतिहासिक काल में। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था।
आधे ऐतिहासिक काल में जब जाएंगे तो वहाँ पे लिपि का आविष्कार तो होता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा ऐतिहासिक काल में यहाँ पे लिपि का भी आविष्कार होता है और इसे पढ़ा भी गया है और यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये वैदिक सभ्यता हो जाएगा, यहाँ पे वैदिक सभ्यता हो जाता है उदाहरण स्वरूप, है ना। जैसे स्तंभ लेख भी कह सकते हैं, अशोक का स्तंभ लेख जो है उदाहरण स्वरूप ये भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक बात ज़रूर क्लियर यहाँ पे कर दिया जाए, इस दुनिया में सबसे पहले कागज़ का जो निर्माण, जो आविष्कार हुआ वह चीन ने किया। कागज़ का सबसे पहला आविष्कार चीन ने किया। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हम लोग देखें और प्राचीन भारत में हम लोगों ने इसको डिवाइड करके देखा। अभी परिचय ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, परिचय ही सिर्फ हम लोग अभी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। क्या कहता है? मानव जाति के इतिहास की जानकारी कहता है कि हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। स्रोत क्या हो सकते हैं? 2 ही स्रोत हैं, उसी में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। एक हो जाता है पुरातात्विक साक्ष्य, स्रोत में 2 देखते हैं, एक हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत हो जाएगा और दूसरा हो जाता है साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। इसी को जितना भाग में डिवाइड करना है कर लीजिए, देसी, विदेशी, धार्मिक, गैर धार्मिक। उसी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों को देख लेते हैं। यानी कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको भी डिपेंड पुरातात्विक साक्ष्यों पे होना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो जितने भी साइट हैं, साइट से प्रश्न डायरेक्ट बनाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के साइट से कुछ हो सकता है, मतलब उसकी विशेषताओं पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, बनाए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। NCERT SCERT हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट यहीं से प्रश्न बना देता है, BPSC हो चाहे जो भी एग्ज़ाम के लिए बनाया जाता हो। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि पुस्तक हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि, और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों पर या भोजपत्र में लिखी मिलती है। आप लोग चाइनीज़ मूवी देखिएगा, पट्टी, जो लकड़ी का पट्टी होता है उसी पे बहुत सारा चीज़ें, संदेश लिखा होता है। वो आज भी कभी कभी फिल्मों में दिखाई देता है, हमारे भारत की फिल्मों में नहीं दिखाई देता। भारत की फिल्में बहुत डेवलप हो गई है ना। साइंस कितना ज़्यादा उसमें काम करता है कि वो सारी जो पुरानी जो बातें हैं वो नहीं क्लियर कर पाता। लेकिन अभी भी चीनी जो मूवी है, चाइनीज़ जो मूवी है, उसमें आपको दिख जाता है। वो लोग ताड़पत्र पर जो पांडुलिपियाँ हैं वो वहाँ पे वो लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे पांडुलिपियाँ देखिएगा, प्रारंभ में ताड़पत्र पर और भोजपत्र पे लिख करके उसको संभाल के रखा जाता था। बाद में धीरे धीरे जिस तरह विज्ञान प्रगति करने लगा, लोगों का सोच भी उसी तरह से डेवलप होने लगा। आज हमारे पास बहुत सारा चीज़ें हैं। आज साइंस टेक इतना ज़्यादा डेवलप है कि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर स्पूनर ने कहा है ये बात कि पटना के कुम्हरार, पटना में बगल में ही है, कुम्हरार पार्क है, वहाँ पे घूमना चाहिए। अशोक सम्राट यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो पुरातात्विक जो साक्ष्य है वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक छोटा सा संग्रहालय भी है, वहाँ चाहें तो आप घूम सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं और इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए, कहा ना, कुम्हरार में। ये पटना के कुम्हरार में है। कुम्हरार पार्क भी जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा, ज़रूर जाना चाहिए अगर पटना में आप लोग हैं तो। ये बात किसने कहा था? डॉक्टर स्पूनर ने ये बात कही थी। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले हैं और इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। हो सकता है ऐसे सवाल आपसे पूछ दे। अब एक कुम्हरार से
बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा, है ना। किताब में किसी के नोट्स में बाई चांस ये मिलेगा, लेकिन एससीईआरटी की किताब में जो है ये सोने के बैल के टुकड़े जो खुदाई में प्राप्त हुआ, और ये बात स्पूनर कह रहे हैं, ये बात स्पूनर कर रहे हैं। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिक्के जो है यहाँ पे सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे। सिक्के जो है शासकों के द्वारा, कोई भी राजा, आप देखते होंगे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे हो या अशोक सम्राट हो या कोई भी राजा महाराजा, उन्हीं के अंदर ये सारा अधिकार था। यानी कि सिक्के जो जारी करते थे वो शासकों के द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह होता था, धार्मिक चिन्ह होता था और कई लिपि अंकित होती थी। और सिक्के के अध्ययन को जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बीपीएससी ने 1-2 बार यह प्रश्न पूछा है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हिंदी में हम लोग देखेंगे तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, और इंग्लिश में देखिए न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है ना। ये देख भी लीजिए, NUMISMATICS, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं इसको, यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। रेडियो कार्बन विधि यानी कि C14, रेडियो कार्बन विधि C14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निर्धारित करते हैं। हमें कैसे पता चला? जैसे मानते हैं कि बहुत ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य है, तो ये कैसे पता चला कि जैसे मानते हैं कि कभी कभी आप किसी जगह जाते हैं घूमने के लिए तो कोई चीज़ें बहुत खंडहर रूप में दिखाई देता है। जैसे जितना भी ऐतिहासिक महल देखते हैं तो आपको इससे पता चल जाता है कि एक ज़माने में बहुत ये बुलंद रहा होगा, है ना। एक ज़माने में इसकी जो सादगी है वो अपने पराकाष्ठा में होगा, बहुत बुलंद रहा होगा। आज भले उसका जो गत हो गया हो। यहाँ पे आइए, अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, तिथियों का मतलब। देखिए हम लोग अभी जितना भी कर रहे हैं सब एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि भले इसमें थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी दिया है, लेकिन हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बनेगा ही बनेगा। जब हम लोग अगले क्लास में जाएंगे, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में जब जाएंगे और सभी SCERT की किताबें अगर हम लोग समाप्त कर लें तो आपका लगभग 90% हिस्सा जो है वो तैयारी हो जाएगा बीपीएससी शिक्षा के लिए, और 10% के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना पड़ेगा, आपको MCQ करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करना पड़ेगा। इसी को बार बार रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करिएगा उतना ही ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा। बिहार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करना कौन बड़ी बात है, इजी है, बहुत ईजी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बस आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए, हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि हमारे जो पहला विद्यार्थी लोग था जो बीपीएससी का तैयारी करता था तो आराम से वो लोग कंप्लीट कर गए। सेकंड बार में जो भी विद्यार्थी, क्योंकि हम लोग देखें अधिकतर विद्यार्थी बीएड और डीएलएड करके वो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे। जैसे ही बिहार सरकार ने ये अवसर दिया, उस अवसर का लाभ उन लोगों ने उठाया। ज़्यादा इसे मेहनत करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमने पहले ही एनसीईआरटी की किताबें 1-2 बार पढ़वा दिए थे और बहुत सारा टेक्स्ट बुक था जो हम पढ़ाए हुए थे। तो यही बात है, 4 महीने की तैयारी, 4 महीने बहुत है। अगर आप रोज़ 10 घंटा बैठते हैं तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है इतना जान जाइए। 10 घंटा बैठने की कैपेसिटी हो। कोई अगर बुलाता है कि बहुत सारे हम लोग अगल बगल में मेरे जो बहुत ऐसे मित्र लोग हैं, टीचर लोग हैं, कभी कभी बोलता है विद्यार्थी को आ जाओ पटना आ जाओ यहाँ पे हो जाएगा। मेरा जहाँ तक मानना है कि कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से जहाँ भी है वहीं पे बैठ के पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थी ही फाइट करते हैं। कोचिंग का चक्कर लगाने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। अभी एक ऐसा मौका है आपके पास, कहाँ टाइम है? 3-4 महीना टाइम है, हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए। कहाँ टाइम आपके पास है? 17 नवंबर को एग्ज़ाम है बीपीएससी का। बीपीएससी में बैठने वाले विद्यार्थी भी तो वहाँ पे जाएंगे, वो भी तो एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं है। सारे लोग सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं। बस आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, ऑनलाइन क्लासेस आराम से लीजिए और बैठ के पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद पे दीजिए।
इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ कहता है पहले हमारे देश में तिथि की गणना जो है वह विक्रम संवत और शक संवत से आधार पर होती थी। विक्रम संवत और शक संवत, विक्रम संवत से और शक संवत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं विक्रम संवत की, है ना, यहाँ पे विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ यह 57 BC में प्रारंभ हुआ। 57 BC में प्रारंभ हुआ और इसे प्रारंभ करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसी विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की। विक्रम संवत की स्थापना किसने किया था? यह 57 जरूर याद रखिएगा, 57 BC को हुआ था विक्रम संवत। और हिंदू धर्म में मानने वाले जो लोग हैं, तो हिंदू धर्म में जितने भी पर्व त्योहार जो अभी आने वाला है, जैसे दशहरा हो जाएगा, दुर्गा पूजा हो जाता है, छठ, दीपावली, बहुत सारा जो फेस्टिवल पर्व जो है इसी आधार पर ही इंकित किया जाता है। विक्रम संवत का ही आधार लिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि यही विक्रम संवत ही यह तिथि का निर्धारण करता है। कौन? ये विक्रम संवत करता है। और यहाँ तक कि जो आप देखते हैं ज्योतिष जो लोग हैं अपना भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्यवाणी भी विक्रम संवत का आधार बनाकर ही यहाँ पे किया जाता है। जिसकी स्थापना किसने किया था? विक्रम संवत 57 BC में स्थापना विक्रमादित्य। कौन विक्रमादित्य? तो ये गुप्त वंश के सम्राट थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। जो प्रश्न पूछेगा यहीं से बन जाएगा आपका, निश्चित तौर पे यहीं से बन जाएगा। और पूछा हुआ प्रश्न है, यहाँ पे विस्तार में नहीं दिया, लेकिन अगले क्लास में जब जाएंगे तो सब देगा यहाँ पे, और हम लोग वहाँ भी चर्चा करेंगे इसका, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, है ना, और प्रश्न ना छूटे। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अटेम्प्ट तो 5 कर दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 1 से 2 बार में कंप्लीट नहीं करा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। 1 लाख लगभग 60,000 कुछ सीटें आ रही है, 1,60,000 सीट है, और इसमें आराम से कंप्लीट करिए। क्यों बिना मतलब का इधर उधर अपना टाइम बर्बाद करना? आप बैठिए ना, 10 से 12 घंटा बैठ जाइए मात्र दिसंबर तक, फिर देखिए रिजल्ट आपके हाथों में होगा। एक सीट का ही मतलब है ना, एक सीट से मतलब रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, सेल्फ स्टडी ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। हमने जो क्लास प्रारंभ किया है 4.0 के लिए, उसमें मतलब एकदम ना के बराबर फ़ी है। हम इसीलिए चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे उनको हम PDF प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, और हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट में भी रहेंगे। क्या अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारी टीम उनको हमेशा हेल्प करेगी। और हम लोग जो SCRT NCRT जो क्लास है, जो क्लास खास करके जो सिलेबस जो डिमांड करता है BPSC शिक्षा के लिए, वो पूर्ण रूप से हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर करने का। जिस तरीके से हमारे विद्यार्थी ने हमें एक चीज़, हमने ये खुद इस चीज़ को फील किया है। हम लोग पटना में रहते हैं, तो पटना में एक चीज़ मैंने ज़रूर किया, हम लोग अपने विद्यार्थियों से ज़्यादा वर्क कराते हैं, मेहनत ज़्यादा कराते हैं। क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है कि अगर टीचर 2 घंटा अगर मेहनत करता है तो विद्यार्थी को कम से कम 8 से 10 घंटा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरीके से हम और आप दोनों मिल करके जो हम कारवा जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उससे हम लोग दोनों मिलके मंजिल तक ले जा सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत ईजिली तरीके से। बहुत मुश्किल नहीं है, बस अगर आपने ठान लिया तो समझिए कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस टाइम दीजिए खुद पे, अपने आप पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। तो ये हो जाता है हमारा विक्रम संवत। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब? 57 ईसा पूर्व में, BC में, जिसको प्रारंभ किया विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे शक संवत, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो जाता है शक संवत। ये शक संवत है, और शक संवत से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। शक संवत जो है यह 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, और यह प्रारंभ किया कुषाण काल में। यह प्रारंभ हुआ, यह कुषाण काल में प्रारंभ हुआ। और
कुषाण काल के जो सम्राट थे जिसका नाम था कनिष्क, यही कनिष्क ने इस शक संवत को प्रारंभ किया। कनिष्क ने ही इसे प्रारंभ किया और कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन में किया, कश्मीर में। किसने? कनिष्क ने। और यही कनिष्क है जो रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापारिक जो रोड बनवाया, जिसको सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, जिसको सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे और सर्वाधिक जो भूमिका है इसी कनिष्क का हो जाता है, कनिष्क का। तो इन्होंने कनिष्क ने शक संवत चलाई। शक संवत कब? 78 ईस्वी में हो जाता है। और विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत कितना है? तो 57 BC हो जाएगा। इसे ज़रूर याद रखिएगा, है ना, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कहता है कि हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत से आधार पर होती थी, पर अब मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। जन्म को 0 वर्ष माना जाता है, यानी कि ईसा पूर्व के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहते हैं, BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को काल के ईस्वी कहते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे आ गया, खुदा बख्श लाइब्रेरी। खुदा बख्श लाइब्रेरी, अगर आप लोग कभी PMCH अगर आप आइएगा गांधी मैदान से PMCH के बीच में, है ना, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे खुदा बख्श लाइब्रेरी मिलेगा, जिसकी स्थापना बहुत पुराना है, 1892 में किया गया था। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर, है ना, ये भी याद रखिए, 29 अक्टूबर 1892 को हुआ था, है ना। किसका? पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था। कहाँ पे? पटना में। कब? 29 अक्टूबर 1892 को होता है, 29 अक्टूबर 1892 को होता है। और भारत का अगर हम लोग बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना, कलकत्ता में होती है। सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कहाँ पे? कलकत्ता में होती है। कब होती है? 1948 में होता है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना, ठीक है। खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में हम लोग जानें, ये पटना में है और इसकी स्थापना 1892 में होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। आगे है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय, पालीगंज स्थित है। कहाँ? भरतपुरा में, ठीक है। और यहीं पे अनेक पांडुलिपियाँ क्या है? सुरक्षित है। यहीं पे अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि, ठीक है, भौगोलिक पृष्ठभूमि। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है इसको हम लोग पढ़ेंगे और क्लास थोड़ा लंबा भी करेंगे, ताकि 4.0 के लिए हम लोग जितना भी SCERT की किताबें पढ़ेंगे, यहाँ से फैक्ट और यहाँ से कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें हम लोग पढ़ते चलेंगे और जितना भी हो सके मटेरियल हम लोग एक दूसरे को कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि हमें इस बार कंप्लीट करना है 4.0 के लिए। BPSC 4.0 के लिए मात्र अभी से ही अगर 10 से 12 घंटा अगर आप पढ़ते हैं सही गाइडलाइन में, सही डिसिप्लिन में, तो बहुत आसान है इसे कंप्लीट करना, बहुत मुश्किल नहीं है। आप आराम से बिहार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कर सकते हैं 10 से 12 घंटा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बात है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ये बुक मिल गया, मटेरियल मिल गया, शुरू से लेकर के अंतिम तक पढ़ लेते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, लंबा टाइम लग जाएगा, फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको स्कोर कंप्लीट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो सटीक जो चीज़ें हैं वो आपके पास आना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे स्कोर बढ़ाने की ज़रूरत है। ज्ञान के लिए जब ज्ञान बढ़ाना हो तो BPSC टीचर बन जाइए, फिर उसके बाद पढ़िएगा और पढ़ाइएगा, ज्ञान बढ़ते रहेगा। अभी फ़िलहाल मेरा जहाँ तक मानना है, आप अपने स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करिए। कैसे बढ़ेगा हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।